नमस्कार, मैं सीए मनीष कोठारी, सीए फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम चैप्टर 10 को स्टार्ट कर चुके हैं, पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। इसके अंदर यूनिट 1 हमने देखा था, इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप अकाउंट। और नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द यूनिट 2, और वो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब गुडविल क्या है, तो समझते हैं इसको। और गुडविल कैसे जनरेट होगा, उसकी कौन सी ट्रीटमेंट, यहाँ पर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे डालें। तो चलिए समझते हैं इस पूरे चैप्टर को और शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 2 की। क्या समझना है इस यूनिट में कि भाई नेसेसरिटी क्या है, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल करने की नेसेसिटी क्या है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा पार्टनर्स में आपस में, या तो कोई नए पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट करते मतलब उसका इंट्रोडक्शन होता है। और तीसरा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो है वो पार्टनर में से निकलना चाहता है और अगर किसी की डेथ हो गई तो, या तो व्हेन अ बिजनेस इज डिसॉल्व्ड और सोल्ड, मतलब डिसॉल्व मतलब पार्टनर्स आपस में बैठ के तय करेंगे कि चलिए अब ये बिजनेस को आगे नहीं चलाना है, इसको डिसॉल्व करते हैं। सोल्ड मतलब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और किसी को सौंप देते हैं कि भाई चलिए आप अब ये संभालिए, तो ये जब सोल्ड किया जाएगा तब गुडविल का कैलकुलेशन होगा। अब मेथड्स क्या है, ये यूनिट का ओवरव्यू है जो हम समझेंगे। 4 मेथड को हमें समझना है: एन्युइटी बेसिस, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एंड एवरेज प्रॉफिट। सबके ऊपर ढेर सारे इलस्ट्रेशन है, कुल मिलाकर करीबन 11 इलस्ट्रेशन है, उसको हम समझेंगे। और इस चैप्टर का महत्व यह है कि इनमें से एवरेज 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का इस यूनिट में से, या तो इसका कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा बड़े क्वेश्चन में। मान लो कोई 15 मार्क का या 20 मार्क का क्वेश्चन आया, तो उनमें से एक एडजस्टमेंट तो गुडविल का होता ही है। तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब समझते हैं कि गुडविल क्या है। Goodwill is the value of a reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above the normal rate of profit. चलिए दोबारा समझते हैं इस वाक्य को। गुडविल जो है वो इज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ ए फर्म, मतलब मार्केट के अंदर व्यापारी जब बिजनेस करते हैं तो वो अपनी सर्विस के द्वारा या अपनी अच्छी प्रोडक्ट के द्वारा कुछ अपनी रेप्यूटेशन, यानी कि हिंदी शब्द साख है, और एक गुडविल क्रिएट करते हैं ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, मतलब ये प्रॉफिट जो है वो फ्यूचर में मिलेगा। कैसे मिलेगा? ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। अब मैं आपको एक छोटा सा नमकीन का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि हल्दीराम जी की दुकान है, वो रसगुल्ले बहुत बढ़िया बना। एक दूसरा व्यापारी है और वो भी रसगुल्ले बनाता है। दोनों की शॉप्स पास पास में है, लेकिन हल्दीराम जी के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और उसके जो स्वाद है और उनका प्राइसिंग है, उन सब के कारण उनकी एक रेपुटेशन बन चुकी है कि भाई अगर रसगुल्ला खाना है तो हल्दीराम जी का ही खाइए। तो अब क्या होगा, दोनों ने दिल्ली के चांदनी चौक में शॉप लगाई, दोनों को एक समान क्लाइंटल मिलेगा, लेकिन हल्दीराम जी के नाम सुनते ही ज्यादा कस्टमर आए, तो ये जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा मुनाफा मिलता है उसे क्या कहते हैं? ये फर्म की गुडविल है। और गुडविल जब वैल्यू के अंदर डिराइव होती है तो हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना रुपया प्रॉफिट इससे ज्यादा मिल सकता है, इसकी वैल्यू क्या है। तो फर्म की जो रेपुटेशन है उसकी वैल्यू को हम गुडविल कहेंगे। इन सिंपल टर्म्स, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? ये फिक्स नहीं है, ना तो कोई गारंटी है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि भाई that old customer will resort to old place again and again,
दूसरा, द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट इन द फ्यूचर इज बेसिकली व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म गुडविल। तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे और फ्यूचर में, अभी मतलब ऑन द स्पॉट भी होगा, लेकिन फ्यूचर में 1 2 3 4 5 साल के अंतराल में बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, मतलब इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फिजिकली, मतलब ये फिजिकल एसेट नहीं होती। इवन देन इट इज वेरी रियल। ये वाक्य को मार्क कीजिए कि ये गुडविल जो है उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो रियल है। क्यों है? क्योंकि उसके आधार पर प्रॉफिट के फिगर्स में काफी फर्क हो जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वो किस चीज का था? वो था हमारे हल्दीराम जी के। ऐसे ही भारत के अंदर बहुत सारी ब्रांड है, जैसे कि टाटा। बहुत सारे लोग जो है टाटा का नाम सुनते ही वो प्रोडक्ट लेने में कुछ नहीं सोचते। तो ये जो रेपुटेशन बिल्ड होती है उससे गुडविल। अब इसकी जरूरत क्या है? तो जब भी पार्टनर्स के बीच में व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर इज चेंज, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, या तो नया पार्टनर को बिजनेस में लाया जाएगा, या तो कोई भी एक पार्टनर रिटायर और डाइज, मतलब उसका अवसान होता है, या तो व्हेन द बिजनेस इज डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब वॉलंटरीली क्लोजर ऑफ द बिजनेस, डिसॉल्व होता है, या तो बिजनेस को शॉर्ट किया जाता है। तो ये सारी संभावनाओं के दौरान गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। अब गुडविल को इम्पैक्ट करने वाली चीजें क्या है? द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ द गुडविल, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉटिव, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड, अच्छी चीजें बेचेंगे तो एक नाम होगा। मान लो आपको गोल्ड लेना है, गोल्ड लेना है तो आप क्या सोचोगे? चलो मैं तनिष्क में चलता हूँ। क्यों तनिष्क में चलते हैं? क्योंकि एक भरोसा है कि भाई अगर टाटा का मतलब प्रोडक्ट है तो टाटा ग्रुप जो है वो हमेशा क्वालिटी वाली चीज देगा, फिर उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा होगी। द पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द ओनर, इट मीन्स द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द कस्टमर। टाटा का सिर्फ नाम ही काफी है। द लोकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसिस, कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस प्रीमाइसिस है, मान लो कि आपको दो चीजें मिल रही है, एक सेम प्राइस, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन एक के अंदर मार्केट प्लेस में जाते ही दुकान है, और दूसरी है कि आपको 4 गली पसार करके एकदम ट्रैफिक में जाना। आप कहाँ से लेना पसंद करो? ऑन द कॉर्नर ऑफ द बिजनेस और इनसाइड द वेरियस lanes? So location of the business is important. The possession of near monopoly, right? That means main agent for a particular vehicle like Maruti car, Bajaj scooter. तो इनके जो भी डीलर्स वगैरह होते हैं उनको भी बेनिफिट होते हैं, क्योंकि वो एक मोनोपोली आइटम को अपने बिजनेस में ला रहे हैं। अब पोजीशन ऑफ द ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ट्रेडमार्क्स ले रखे होते हैं व्यापारियों ने, या तो पेटेंट उनके पास होती है, तो ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। तो प्रेजेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजरियल स्किल अगर अच्छी है तो उसका उपयोग अच्छा करेंगे। द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इनेबल्स द प्रोडक्शन ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। तो एक इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि कभी कभी लो कॉस्ट चीजें प्रोड्यूस करते हैं लोग विथ हाई क्वालिटी। तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो ये काम करते हैं। द पोजेशन ऑफ द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, या तो कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए अभी बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है गुडविल के बारे में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू रिकॉग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट only if and only if certain conditions are satisfied। नीचे जो 3 कंडीशन दी है वो अगर सेटिस्फाई होती है तो ही ये एसेट को इंटेंजिबल एसेट करार किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। एन इंटेंजिबल एसेट मस्ट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेट। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट क्या है? इट मस्ट हैव सम वैल्यू,
must be clearly very identifiable and so that can solve without disposing other assets or future benefit flowing from the other assets. तो ये जो एसेट के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटेंजिबल एसेट में होनी चाहिए। दूसरा, an intangible asset should be recognized only if the future probable economic benefits will flow to the business enterprise and not to others। मतलब कि आपके पास जो भी फॉर्मूला है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, वो कब इंटेंजिबल एसेट बनेगा? तब बनेगा जब इसमें से फ्यूचर में आपको इनकम होने की संभावना है। It means that management can make reasonable estimate of the future benefits। Third one, the cost of the intangible asset can be measured reliably। तो ये रिलायबली जो है वो मेजर होनी चाहिए कॉस्ट, तभी जाके आप इसको इंटेंजिबल एसेट्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। If the cost cannot be measured reliably, then it cannot be recognized as an asset। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार कोई भी इंटेंजिबल एसेट को कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, उसकी सभी एसेट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, एसेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका फ्यूचर में प्रोबेबल इकोनॉमिक इनफ्लो होना चाहिए और इट शुड बी आइडेंटिफाइबल। दूसरा, जो भी बेनिफिट्स है वो फर्म को मिलेगा। तीसरा, कि जो भी वैल्यू है इंटेंजिबल एसेट की वो रिलायबली मेजर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मेथड्स फॉर गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करना? नंबर वन, जितनी भी एसेट्स है हमारी, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उसका वैल्यूएशन हम हमेशा करते हैं। कभी कभी जरूरियात अनुसार करते हैं और कभी कभी साल के अंत में। जैसे कि एक हमारी एसेट है इन्वेंट्री, तो हर साल उसका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है और हम उसका वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट में लेते हैं। उसी तरह से गुडविल है अगर आपके बैलेंस शीट के अंदर, तो उसका वैल्यूएशन होना जरूरी है। अगर नहीं है और ऊपर की सारी कोई घटनाएं घटी, कोई नए पार्टनर को एडमिट करना है या तो फिर डिसॉल्व होना है या कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तीन तरीके हैं वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल के। एक है एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है वो अभी एग्जांपल से समझेंगे। इसमें दो मेथड है, एक सिंपल और वेटेड एवरेज। दूसरा सुपर प्रॉफिट बेसिस। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जितनी भी अमाउंट अर्न करोगे, जैसे मैंने अभी हल्दीराम जी का उदाहरण दिया, अभी हल्दीराम की प्रोडक्ट है तो उसमें ज्यादा आपको इनकम रेवेन्यू ज्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो नॉर्मल से जितना भी ज्यादा है उसे सुपर प्रॉफिट बेसिस कहते हैं। इसमें अलग अलग मेथड है, एक नंबर ऑफ द ईयर परचेज की है, एक एन्युटी बेसिस है और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। इन तीनों को हम समझेंगे। ये मैथमेटिकली प्रोसेस है, बहुत ही इजी है, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एक और है कैपिटलाइजेशन बेसिस, इसमें एवरेज प्रॉफिट का यूज होता है। चलिए तो अब पहली मेथड को समझते हैं, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस क्या कहता है कि इन दिस केस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर आर एडजस्टेड फॉर any expected changes in the future। The number of years are decided on the basis of the judgment and negotiation। मतलब कि भाई मान लो कि एक नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो पार्टनरशिप के अंदर, तो आप डिसाइड करोगे पुराने पार्टनर और नया पार्टनर सब मिलकर पे कि हम कितने साल की एवरेज लेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट का अगर जो ट्रेंड है वो रिकॉग्नाइजेबल है तो 3 साल 4 साल, डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल एग्रीमेंट। For averaging the past profit, either simple average or a weighted average may be employed। तो दोनों में फर्क क्या है वो भी हम
depending upon the circumstances. If there exists clear increasing or decreasing trend of the profit, it is better to give more weight to the profit of the recent years and those of the earlier years. तो अगर ये ट्रेंड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, मतलब 30, 40, 50, 60 इस तरह से प्रॉफिट है, तो क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। लेकिन पिछले सालों में 70,000 था, अब 60, 50, 40 घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो उस वक्त वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिनना अच्छा है। बट इफ देर इज अ नो क्लियर ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट, इट इज बेटर टू गो बाय सिंपल एवरेज। चलिए, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है। लेट अस सपोज प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फॉर द लास्ट 5 years were 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 and 70,000. In this case, a clear increasing trend is notation. Therefore, average profit may be arrived by assigning appropriate weight. अब ये 30 जो है वो क्या है, 5 साल पहले का है, ये 4 साल, 3 साल, 2 साल और ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ऐसा हमें समझना है। तो ये एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर पहले ईयर, फिर प्रॉफिट अमाउंट, फिर वेट। तो 5 साल पहले के प्रॉफिट को हम कितना वेट दे रहे हैं, 1, उससे पिछले वाला को 2। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज जो है दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन, 30,000 मल्टीप्लाई 1, 40,000 बाई 2। अभी का जो प्रॉफिट है वो कितने का है, उसको हम पिछले साल का 70,000, उसको 5 का वेट दे रहे हैं, तो 3.5 लाख उसका प्रोडक्ट बन गया। इस सारे प्रोडक्ट का टोटल 8,50,000 होता है, और यहाँ पर हमने जो वेट लिया है उसका टोटल होता है 15। सो दिस इज नथिंग बट द 8,50,000 डिवाइडेड बाय 15, 56,667 अप्रॉक्स। तो इतना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। अगर सिंपल एवरेज होता तो क्या होता, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना होता, 50,000। तो आप समझ सकते हैं कि सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या फर्क। ये वेट कैसे असाइन करना है, जो भी रिसेंट वाला है, मतलब 70,000 लास्ट ईयर वाला है उसको ज्यादा वेट दिया, उससे अगले साल को कम दिया, दैट इज टू बी डिसाइडेड। फिर ये कितने साल का लेना है, 5 साल का लेना है या 3 साल का लेना है, वो भी डिसाइड होगा आपस में। अभी ये जो अप्रोक्सीमेटली एवरेज निकला, उसका क्या करना है। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का 3 गुना। देन इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 56,667 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 1,70,000। तो इस तरह से ये निकाला जाता है। However, if any such trend is not visible, अगर ऐसा कोई ट्रेंड विजिबल नहीं है, then one should take simple average of the profit and calculate goodwill accordingly. अभी एक और एग्जांपल दिया है जिसके अंदर एवरेज जो निकल रही है वो 26,600 आ रही है बाय सिंपल एवरेज। If the goodwill is valued taking 3 years of the purchase of the profit, तो क्या होगा, 26 मल्टीप्लाई 3, तो ये 79,800। सो इस तरह से ये गिना जाता है। चलिए और एग्जांपल को देखते हैं। The past profit of 5 years of the partnership firm, 50, 40, 52, 48, 56. Calculate the goodwill on the basis of 4 years of purchase. The average profit of the last 5 years, average दिया है तो सबका टोटल डिवाइडेड बाय 5, तो ये 49,200 एवरेज आ गया। अब कितने साल का लेना है, लास्ट 5 years, और कितना है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज, 4 साल का लेना है, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 1,96,800। दूसरी मेथड को समझते हैं और वो है सुपर प्रॉफिट बेसिस। In case of super profit method, goodwill is valued on the basis of super profit earned by the firm.
सुपर प्रॉफिट क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी हम ज्यादा अर्न करते हैं उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एक्चुअल प्रॉफिट इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। माइंड वेल, यहाँ पर मेंटेनेबल है। मेंटेनेबल का मतलब क्या है कि इतना प्रॉफिट बरकरार रह सकता है, कंटिन्यू रह सकता है, मेंटेन हो सकता है। सो इट इज ए मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऐसा गिनेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मान लो कि हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट लगाएंगे, 15% जो होगा वो जितनी कैपिटल लगाएंगे उसका मिलेगा, तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर मान लो कि हम कोई और शॉप लगाते हैं, यहाँ पर हम रिटेल ग्रेन स्टोर लगाते हैं और इसमें 20% मिले, तो ये नॉर्मल रेट है। नाउ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर 10 लाख लगाया है, मान लो यहाँ पर 10 लाख है और हमारा रेट जो है वो 15% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 होता है। दिस इज सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब सुपर प्रॉफिट को कैसे गिनना है? उससे पहले थोड़ा और थियरी समझते हैं। द रेशनल फॉर यूजिंग द सुपर प्रॉफिट इज the partner who gains excess earning owing to the reconstitution of the firm should compensate the partner sacrificing the share in the reconstitution. इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो ए और बी ये पार्टनर है। अब इन लोगों ने मेहनत करके बिजनेस बनाया, ओके, और अच्छी सर्विस दी है, क्वालिटी बढ़िया रखी। अब वो सी को ऐड करते हैं पार्टनर। सी के पास ऑप्शन है कि वो एक्स वाई, जो कि एक नया बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है जिसका गुडविल कुछ नहीं है मार्केट में भी, उसमें भी वो आ सकता है बिजनेस के लिए, और ये गुडविल वाला रेप्यूटेड फर्म है उसमें भी पार्टनरशिप में आ सकता है। यहाँ पर इसको 18% रिटर्न मिलेगा, यहाँ पर 15% रिटर्न मिलेगा। ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस? 3%। अगर ये 10 लाख रुपया लगा रहा है तो 10 लाख के हिसाब से 3% पर एनम, मतलब 30,000 रुपीज वो यहाँ पर अर्न ज्यादा करेगा। लेकिन ये ज्यादा अर्न करेगा वो किसके कारण? ए और बी। तो ए और बी क्या कहते हैं कि भैया आप आइए, आप अगर 10 लाख रुपया लगा रहे हो एक्स एंड वाई में, तो हमारे पास आओगे तो आपको 11 लाख देना है। 1 लाख क्यों ज्यादा मांग रहे हैं? दैट इज ड्यू टू गुडविल। ओके, सो इस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न बाय अ फर्म ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट यूजुअली अर्न बाय सिमिलर फर्म अंडर सिमिलर circumstances. Under this method, the partner who gains in terms of the profit sharing ratio has to contribute only for excess profit because normal profit can be earned by joining any partnership firm. तो यहाँ पर सी किसी को भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन वो ए एंड बी को क्यों ज्वाइन करेगा? क्योंकि उसको सुपर प्रॉफिट मिल रहा है। Under super profit method, what excess profit a partnership firm can earn is to be determined first. तो अभी सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझते हैं। आइडेंटिफाई द कैपिटल एम्प्लॉयड, आइडेंटिफाई द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द प्रॉफिट partnership firm, determine normal rate of return, apply normal rate of return, deduct normal profit from the average profit। बढ़िया। यस, खुशी की बात यह है कि 5 में से एक भी स्टेप याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम सब लोग प्रैक्टिकल में से ध्यान सीखते हैं। ओके, तो अब एग्जाम्पल को देखेंगे तो इसको स्टेप को आपको कुछ इजी लगने। लेट अस सपोज total capital employed by the partnership firm was 1 lakh and its average profit was 25,000. Normal rate of return is 22,000. Identify the capital employed, कितनी है? 1 लाख रुपया।
एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट 25,000, एवरेज प्रॉफिट 25,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 22% है, मतलब नॉर्मली ये सिर्फ 22,000 रुपया ही कमा सकते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज 22,000। अप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1 lakh, multiply 22% equal to 22,000। डिडक्ट नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट, तो ये 25,000 माइनस 22,000, ये 3,000। द पार्टनरशिप फर्म अर्न्स रुपीज 3,000 सुपर प्रॉफिट। ओके, तो कैपिटल आइडेंटिफाई करनी है, एवरेज प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है, और नॉर्मल रेट जो मार्केट में चल रहा है वो तय करना है। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल रेट से कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सुपर प्रॉफिट है उनमें से जो हमने प्रॉफिट नॉर्मली अराइव किया है उसको माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। एक दो और एग्जांपल करेंगे, बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी एक और कंसेप्ट है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मेथड। Goodwill is generally valued by multiplying the amount of super profit by certain number of the years. ये years depending upon the expectation about the maintenance of such profit in the future. ठीक है, मान लो कि एक नया पार्टनर आ रहा है, वो बोलता है कि मैं आपको गुडविल के पैसे तो दूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका ये प्रॉफिट जो है वो 3 साल तक ही चलेगा, या अगले 4 साल तक ही आपकी रेपुटेशन का फायदा। तो क्या करेंगे कि जो भी सुपर प्रॉफिट अराइव्ड किया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस ईयर से। If it is expected that the super profit can be maintained for another 5 years in future, then the value of the goodwill may be taken as 3,000 multiplied by 5 equal to 15,000। तो इस तरह से नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड वर्क करता है। चलिए और एग्जांपल को देखते हैं। A firm of ABC has a total capital investment of 4,50,000. The firm earned net profit during the last 4 years 70,000, 80,000, 120 and 1 lakh. The reasonable expected return is 15%। मतलब कि 4.5 लाख है, उसको 15% के हिसाब से कितना रुपया बनेगा? 67,500 रुपीज। जबकि यहाँ पर 4 साल में प्रॉफिट अच्छा हुआ है। The value of the goodwill of the business is based on 3 years purchase of the average super profit of the past 4 years is as follows। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सम ऑफ द प्रॉफिट, मतलब 70,000, 80,000 प्लस 120 प्लस 1 लाख। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आता है? This is 3,70,000 divided by 492,508। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे गिनेंगे? एनआरआर जो अभी हमने गिना 45, 4,50,000 का 15%, तो ये आता है 67,500। अभी सुपर प्रॉफिट कितना निकलेगा? 92,500 जो एक्चुअल प्रॉफिट है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 67,500। तो 92,500 माइनस 67,500 ये होता है 25,000 रुपीज। The value of the goodwill of the business if it is based on 3 years purchase, तो कैसे होगा? 3 ईयर यानी 75,000। तो हमारे लिए ये गुडविल कितना बनेगा?
75,000 रुपीज बनेगा. So total profit earned during the year and value of the goodwill is 75,000. एक और मेथड है एन्युइटी मेथड. माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं. डिस्काउंट फैक्टर इसमें यूज होगा. तो पहले एन्युइटी मेथड को समझ लेते हैं. एन्युइटी मेथड क्या है? Major drawback of the number of year purchase method is that time value of money is not considered. अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा. मान लो कि अभी मेरे पास 3,000 रुपीज है. मैं मार्केट में गया. मैं लेट्स टेक 65,000. ये 65,000 लेके मैं मार्केट में गया. मुझे 10 ग्राम गोल्ड मिल गया. लेकिन ये कोई कहता है कि आपको ये 65,000 जो है वो 1 साल बाद मिलेगा. आफ्टर 1 ईयर. अब क्या होगा? 1 ईयर के अंदर हो सकता है कि ये 10 ग्राम गोल्ड का रेट 70,000 हो जाए. तो मैं जब ये 65,000 से लेने जाऊंगा तो मुझे 10 ग्राम सोना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा. दूसरी चीज, आज मेरे पास 65,000 है. गोल्ड को आप छोड़ दो. मैं क्या करता हूं? बैंक के पास जाता हूं और बोलता हूं कि आप मुझे एक फिक्स डिपॉजिट बना दो 65,000 की. बैंक बोलता है कि आपको 8% ब्याज मिलेगा. तो ये 8% के हिसाब से कितना हुआ? 65,000 प्लस 5,200. एक साल के बाद मुझे कितना रुपया मिलना है? 17,200. अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपको एक साल के बाद 65,000 रुपीज देता हूं, तो क्या ये एक साल के बाद और आज की तारीख में मिलने वाले पैसे दोनों एक समान हैं? बिल्कुल नहीं. क्योंकि यही पैसे मेरे एक साल के बाद कितने वाले होने वाले हैं? 70,200. जबकि वो मुझे देने कितने वाला है? 65,000. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि जैसे ही टाइम इलेप्स होगा मनी की वैल्यू में चेंजेस आएगा. अगर आज आपको पैसा मिलता है और एक साल बाद मिलता है तो एक साल बाद मिलने वाले पैसे की वैल्यू कम होगी. कम कितनी होगी? That depends upon the rate of the interest prevailing in the market rate. मतलब मार्केट के अंदर कौन सा रेट प्रिवेल करता है उसके आधार पर ये वैल्यू निकाली. अब ये वैल्यू जो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? तो कैलकुलेटर का छोटा सा ट्रिक है. मैं आपको समझा देता हूं. आप खुद कैलकुलेटर पर कर सकते हो. मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है. तो एक साल के बाद मुझे 3,000 रुपया मिल रहा है. लेकिन आज की तारीख में उसकी वैल्यू 15% के हिसाब से कितनी है? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ROI. ROI को आपको हमेशा फ्रैक्शन में लेना, यानी कि 1 अपॉन 1.15. और समझाऊं तो 1 अपॉन 1 प्लस 15 को हम परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? 15 अपॉन 100. ये 0.15 ही हुआ. सो इट इज 1 अपॉन 1.15. ये एक बार आप सोचेंगे तो आपको ये मिलेगा 0.8696. डिस्काउंट फैक्टर क्या सजेस्ट करता है कि एक साल के बाद एक की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.8696, मतलब 87% जितनी हो जाएगी. तो कितना रुपया? 3,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 260880 पैसा इसका वैल्यू आएगा. इसको मैं आपको उल्टी तरह से समझाता हूँ. अगर कोई बैंक आपको 15% इंटरेस्ट देता है और आप आज इसमें 2,608 रुपया रखते हो तो एक साल के बाद आपको कितना रुपया मिलेगा? 3,000. लेकिन अगर 15% है और 2 साल के लिए आप रख तो आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करना है? 2268.
और इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा 0.7561 और आपको 3,000 रुपया 2 साल के बाद मिलेगा। अब आते हैं दोबारा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है। तीसरे साल में अगर 3,000 रुपया मिल रहा है को और डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% के हिसाब से 0.6575 है, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू कितनी है 1972। ये 0.6575 कहां से आया 1/115 ये कहां से आया 1/115, ये कहां से आया 1/115 स्क्वायर। जितनी बार आप ये करोगे उतना ये चेंज होता है। और कैलकुलेटर पर तो ये बहुत ही इजी है। ड्यू राइट वन, कैलकुलेटर पर 1 लिखिए, डिवाइडेड बाय 1.15। आई डोंट नो आपको दिखाई देता है या नहीं। एक बार दबाओगे 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर मिलेगा, दूसरी बार दबाओगे 2 साल का मिलेगा, 3 बार दबाओगे तीसरी साल का, चौथी साल और 5 साल। तो ये 5वें साल का 4972 है। यहाँ पर मैं ग्रांड टोटल दबाता हूं तो मुझे मिलता है 3.3522। तो ये क्या है, ये टोटल फैक्टर है फॉर द 5 इयर्स। 5 साल के अंदर कितनी वैल्यू बनेगी 3,000 की, वो डायरेक्टली आप तय कर सकते हो ये फैक्टर से। So 3000 multiply 3.3522 is equal to 10,056। तो ये 5 साल के अंदर आपको इस तरह से 15,000 रुपये जो मिले कुल मिलाकर, उसकी आज की तारीख में वैल्यू कितनी है 10,056। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। ठीक है, ये मैं विस्तार से क्यों समझा रहा हूं कि ये बेस है आपका कैलकुलेशन का, इसका बहुत ही उपयोग होने वाला है, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहे। चलिए आते हैं एन्युइटी मेथड पर। एन्युइटी मेथड क्या कहता है कि भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज का सबसे बड़ा वैल्यू लिमिटेशन क्या है, इट इज द टाइम वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड। तो टाइम वैल्यू को कैसे गिनेंगे कि अगर 15% के हिसाब से 5 साल में ये आने वाला है, तो इसकी आज की तारीख में वैल्यू कितनी है। So under the annuity method, discounted value of the total super profit becomes 10,056 and not 15,000 as was done under the super profit method. Word annuity is used to mean identical annual amount of super profit. So for discounting it is possible to refer the annuity table। ऐसे पूरे एक annuity tables आते हैं, उसके चार्ट आते हैं, उसमें से आप 5 साल के और 15% के जो फिगर निकालोगे तो वो फैक्टर क्या होता गा 3.3522। वो क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वन आफ्टर 5 years। सो वैल्यू ऑफ द गुडविल अंडर द एन्युइटी मेथड इज 10,000। चलिए इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। Calculate the goodwill by annuity method of super profit from the following facts। एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है 65,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 lakh। नॉर्मल रेट 12%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 1 for 5 years for 12% is 3.60। आपको एग्जाम में ये फैक्टर्स दिए जाएंगे, कैलकुलेटर की ट्रिक से अगर आप नहीं ले पाते हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से ये कर पाते हो इट इज एन एक्सीलेंट, क्योंकि आगे जाके इंटर में आपको जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना होगा तो ये सारी ट्रिक्स का आपको यूज करना है। ओके, चलिए इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा फिगर है, एक है हमारा एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कितना है
65। अब इसमें से हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, 4 लाख। नॉर्मल रेट कितना है, 12%। तो 65,000 माइनस 48,000 ये होगा 17। तो इसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट हर साल हमें मिलता रहेगा, 5 साल के लिए जब मिलेगा और 12% इंटरेस्ट रेट मान लो कि इसे चलता रहेगा, तो उसका एन्युइटी क्या है, 3.6। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी कितनी है, 3.604776। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, पीवी ऑफ एन्युइटी 17,000 मल्टीप्लाई 3.604776, ये आ रहा है 61,281। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो सुपर प्रॉफिट मिलेगा ये हम कितने साल के लिए सोच रहे हैं, 5 इयर्स के लिए। आमतौर पर ये क्या होना चाहिए, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 85,000 होगा नॉर्मल वे में, नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड से। लेकिन यहाँ पर हम क्या गिन रहे हैं, एन्युइटी मेथड को गिन रहे हैं। और एक्चुअल में आज की तारीख में इसकी वैल्यू 85,000 नहीं है, लेकिन कितनी है, 61,281। अभी एक और कंसेप्ट है, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसका मतलब क्या है कि गुडविल जो है वो कितना होगा। तो सुपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 17,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। उसको आप जब डिवाइड करोगे तो वो आपको क्या शो करता है, सो 17,000 डिवाइडेड बाई 12%, ये आता है 141,667। ये गुडविल वैल्यू हो गई बेस्ड ऑन द सुपर प्रॉफिट। लेकिन इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप अगर 1,41,000 को बैंक में रख रहे हो, जो बैंक आपको 12% इंटरेस्ट देती है, तो हर साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 17,000। ओके, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, 141,667 का 12%, तो ये आपको 17,000 का फिगर देगा। इसका उल्टा कैसे गिनेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परसेंटेज। ये परसेंटेज कौन सा लेना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और एक और कंसेप्ट को समझते हैं, और वो है कैपिटलाइजेशन बेसिस। हम कर क्या रहे हैं भाई, हम गुडविल का वैल्यूएशन सीख रहे हैं। इसमें तीसरी मेथड, कैपिटलाइजेशन बेसिस। Under this basis, value of the whole business is determined applying normal rate of return. If such value arrived at by applying normal rate of return is higher than the capital employed in the business, then the difference is goodwill. The steps to be followed under this method are given below. चलिए तो इस स्टेप्स को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे। उससे पहले सबसे पहले क्या करना होगा, डिटरमिन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे पता चलेगा, मार्केट में इंक्वायरी करके या तो फिर एजम्पशन करके।
फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो ये क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में से मिलेगा। और विच गुडविल इज टू बी डिटरमिन, डिटरमिन द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनरशिप फर्म, तो बैलेंस शीट में से पता चल जाएगा टेक्निकल है। फाइंड आउट नॉर्मल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बाय डिवाइडिंग एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ, जैसे अभी हमने यहां पर किया, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको आपको कितना एवरेज प्रॉफिट जो है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है। डिडक्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द बिजनेस टू अराइव एट द गुडविल। इतने सारे स्टेप्स हम जब ये करने लगेंगे तो बहुत ही सिंपल है। गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेट अस सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप फर्म इज 1 लाख, 1 लाख रुपए से पार्टनरशिप काम कर रही है। एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मल रेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या होगा, 20,000 रुपया जो है उसको प्रॉफिट मिल रहा है, डिवाइडेड बाई 15%, तो 1,33,000 जो है वो उसका वैल्यू बन गया। तो ये जो वैल्यू बन गया उनमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1 लाख, उसको माइनस किया तो कितना गुडविल बचा, 33,000 रुपीज। सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। The net tangible asset of the firms are worth 4,10,000 and average profit of the last 4 years amount to 60,000. Find out the value of the goodwill under the capitalization method. तो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, 4,10,000, फिर नॉर्मल रेट है 12%, एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म, ये सारे एक्चुअल फिगर है। वैल्यू ऑफ द फर्म मतलब कैपिटलाइजेशन, तो ये 60,000 को आप 12 से डिवाइड करोगे, मतलब ये जो प्रॉफिट आया उसको 12% से डिवाइड किया, तो आपको क्या पता चला कि भाई मुझे 5 लाख रुपया अगर मेरे पास है तो मैं 60,000 अर्न कर सकता हूँ। लेकिन 5 लाख के बजाय ये फर्म कितने से चला रही है, 4,10,000 से। देन व्हाट इज द गुडविल, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट 5 lakh minus 4 lakh 10,000, it is 90,000. So how this value is arrived? अभी हम इलेस्ट्रेशन की शुरुआत कर रहे हैं, अलग अलग इलेस्ट्रेशन देखेंगे तो हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो गए। माइंड वेल माय डियर फ्रेंड्स, ये इलेस्ट्रेशन और सारी चीजें जितनी प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 मार्क वाला, तो इसमें एक भी शब्द को हमें छोड़ना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। Illustration number 1, Lee and Lawson are in equal partnership, मतलब 50-50. They agreed to take Hicks as 1/4 partner, मतलब नया पार्टनर लेना चाहते हैं और उसे 1/4 हिस्सा देना चाहते हैं। For this it was decided to find out the value of the goodwill. चलो अच्छी बात है। Messrs. Lee and Lawson earned profit during 1920 as follow. 4 साल में इस तरह से प्रॉफिट अर्न हुआ है, 120, 125, 130, 150। तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो हम कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज का उपयोग नहीं करते। On 31st December 22, capital employed by Messrs. Lee and Lawson was 5 lakh. Rate of normal profit is 20%. करना क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड्स। तो अलग अलग मेथड के हिसाब से हमें गुडविल फाइंड करनी है, लेकिन हमें पता तो होनी चाहिए भाई कौन सी मेथड लेनी है। तो मेथड्स का अगर लिस्ट बनाते हैं तो 4 मेथड प्रिंसिपल है, 1, 2, 3 और 4। ये पहली मेथड कौन सी है,
एवरेज प्रॉफिट बेसिस, एक है सुपर प्रॉफिट बेसिस, तीसरी है एन्युइटी बेसिस और चौथा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये पहले एवरेज प्रॉफिट के आधार पर तय करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स किस चीज का करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ईयर पता है, फिर प्रॉफिट पता है। वेट हम कैसे देते हैं, जो भी करंट ईयर है, नजदीक वाले ईयर है, उसको ज्यादा वेट देते हैं, पुराने वाले को कम देते हैं। तो ये साल है 19, 20, 21, 22। वेट कैसे देंगे, सबसे पुराना है उसको 1, उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, टोटल कितना हो गया 10। प्रॉफिट कितना है देख लेते हैं, 120, 125, 130, 150। वेटेड निकालना इजी है, इसको मल्टीप्लाई ही करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट। इसका टोटल करेंगे, 13,60,000। अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना बनेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1,36,000, 13,60,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1,36,000। चलिए, तो एक फिगर हमें मिल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो पहले एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर कितना होगा, तो यहां पर हमें पढ़ना होगा कि हमें क्या दिया है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो हमें एजम्पशन लेना है कि कितने साल का प्रॉफिट लेना है। तो मान लीजिए कि 3 साल का प्रॉफिट लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट बेसिस। यहाँ पर आपको क्लियर कट लिखना है, एजम्पशन गुडविल इज वैल्यू एट 3 years परचेज। अगर ये नहीं लिखेंगे तो मार्क कट हो गए। सो वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल 1,36,000 multiplied by 3, 4,08,000। तो एक काम हुआ हमारा 4,08,000। अभी सुपर प्रॉफिट का हिसाब हमें करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे गिनेंगे, हमें नॉर्मल रेट दिया है, ओके, एवरेज प्रॉफिट दिया है। तो दूसरी जो मेथड है हमारी सुपर प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला, 1,36,000। नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे गिनेंगे, नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, चलिए देखते हैं। 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड हुई है और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20% है। तो ये जो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा, 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई 20%, 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 36,000। यहां पर दोबारा एजम्पशन लगाते हैं, गुडविल इज 3 years ऑफ परचेज। तो ये कितना बनेगा, 36,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1,08,000।
तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट वाला होगा 1,08,000। चलिए तीसरी मेथड पर आते हैं। तीसरी मेथड हमारी कौन सी है? एन्युइटी बेसिस। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट इज 20% पर एनम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल जो है उसका कोई फिगर हमें दिया नहीं है। दिया नहीं है तो कैसे गिनेंगे? गिन लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कितने साल का गिनना है? सो गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years। पूरे सम में 3 years क्यों रखने हैं? ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि इस चेंज हो रहा है। ओके, सो नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे गिनेंगे? कितना प्रॉफिट आ रहा है? सुपर प्रॉफिट में हमें 36,000 रुपीज जो है वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। 1 लाख एवरेज प्रॉफिट 1,36,000 माइनस, तो ये जो 36,000 है उसके आधार पर हमें कैलकुलेशन करना है। सो 36,000 पहले साल में, ईयर 1, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 1/120, 36,000 मल्टीप्लाई 1/120। 120 को आप जब करोगे, फैक्टर निकालोगे तो कितना बनेगा? 0.833। सेकंड ईयर का 0.694, थर्ड ईयर का 0.578। इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 2.1064। तो 65 ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इस तरह से अगर करना चाहो तो भी कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। जब फिगर नहीं दिए है तो ये फिगर हमने निकाल लिया है। सिंपली क्या करेंगे? 26,000 मल्टीप्लाई 21065, दैट इज 7583। तो ये हमारे गुडविल का फिगर निकला। किस चीज से? एन्युइटी बेसिस से। कितना? 7583। अभी चौथी मेथड पर आते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 20%। एवरेज प्रॉफिट है 1,36,000 जो हमने पहले गिना था। 20% से डिवाइड करेंगे तो ये फिगर हमारा होगा 6,80,000। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है वो तो पहले ही दी हुई है एग्जाम्पल में, 5x। सो 1,80,000 जो भी एक्सेस अमाउंट है वो हमारा गुडविल है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करते हैं और उनमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते हैं। ये हमारा फिगर कितना हुआ? 1,80,000। आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक जगह पर अलग अलग फिगर है, एक ही बिजनेस का, लेकिन चारों मेथड में फिगर्स जो है काफी फर्क है। तो कौन सी मेथड लेनी चाहिए? इसका कोई गाइडलाइन नहीं। गाइडलाइन ये है कि ये पार्टनर्स आपस में तय करेंगे। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन आईसीआई में कैसे दिया है वो भी देख लेते हैं।
सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला 1,36,000, फिर 3 years प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकाला 1,08,000, एन्युइटी 75,834 एंड कैपिटलाइजेशन बेसिस 1,80,000। चलिए अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की ओर। Illustration number 2. The following particulars are available in respect of the business carried on by Rathod. तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसने कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया है, 1,50,000 का। ट्रेडिंग रिजल्ट्स, प्रॉफिट 40,000, फिर 36,000, फिर लॉस 6,000 और प्रॉफिट 50,000। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बढ़िया। क्या लिखा है कि भाई कोई भी बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो रिस्क रिटर्न मांगा है ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, तो सीधी भाषा में कहे तो मार्केट प्लस रिस्क रिटर्न दोनों का टोटल होता है। और यहाँ पर हमारा जो जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पकड़ेंगे, 12%। सिंपल। रिस्क रिटर्न होता है हमेशा मार्केट रेट में ऐड किया जाता है, तो उसको आपको टोटल 12% गिनना है। इसकी भी आदत आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि आगे जाके आप जब फाइनेंशियल मार्केट का कैलकुलेशन करोगे तो ये सारी टर्म्स यूज होना। रेमिनेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोपराइटर, अब ये जो प्रोपराइटर है अगर वो ये शॉप का काम नहीं करता और दूसरी शॉप में जाता तो हर महीने 6,000 रुपया उसको मिलता है। चलिए ये क्या करना है, ये हम जो भी नॉर्मल प्रॉफिट गिनेंगे उसमें से माइनस करेंगे ताकि पता चले कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। उसको दूसरी तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे कि इफ देर इज अ वन एम्प्लॉई सैलरी इज 6,000 पर मंथ, तो भी आपको यही ट्रीटमेंट करनी है। करना क्या है, you are required to compute the value of the goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit। पहले तो 5 साल का है, सुपर प्रॉफिट के आधार पर करना है। कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, तो ये 4 साल तो दिए है तो, लेकिन यहाँ पर वेटेड एवरेज ले सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ बोला नहीं, दूसरा यहाँ पर सारे फिगर्स अनइवन है, ना तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड ही नहीं है। बीच में तो एक बार लॉस भी हो गया। ओके, तो इसीलिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा सिंपल एवरेज मेथड से। कैसे करेंगे, सबसे पहले एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट को गिनना है। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है कि भाई ये बिजनेस में इतना प्रॉफिट तो मेंटेन रह सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट है, पहले हम जिसमें प्रॉफिट हुआ है उसको ही लेंगे, तो 19, 20 और 22। इसका टोटल कितना होगा, 1,26,000 लेस लॉस 2021, 6,000, 1,20,000। इसका एवरेज कितना होगा 4 साल के लिए, एवरेज प्रॉफिट 120 डिवाइडेड बाय 4 इज 30,000। अभी ये जो रेम्यूनरेशन वाला चक्कर है, रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, इसको लेस करेंगे, लेस रेम्यूनरेशन 6,000, तो 24,000 रुपया आपको मिला। क्या मिला, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। लेकिन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके आधार पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा,
तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे गिनते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000, उसका कितना परसेंटेज? 12%। ये आएगा 18,000 रुपीज। तो आपको सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट 6,000, मोर देन नॉर्मल। तो 5 साल के लिए कितना होगा? गुडविल एट 5 years परचेज, 30,000। चलिए, तो ये इस तरह से इलस्ट्रेशन को सॉल्व किया है। एक और चीज है यहाँ पर, यह है हिडन और इन्फर्ड और इम्प्लाइड गुडविल। इसको समझ लें। Sometimes the value of the goodwill is not specifically given and has to be inferred or implied from the arrangement of capital or profit sharing ratio। मतलब आपको फिगर नहीं दिया है। जैसे कि ए की कैपिटल 20,000 है, बी की 15,000 है और दे शेयर द प्रॉफिट इक्वली। C is admitted as a partner with 18,000 as his capital for 1/4 share। तो 1/4 18,000 है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नाउ ought to be 72,000। क्यों? क्योंकि 18,000 से आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो 1/4 में, तो उसका 4 टाइम्स मतलब 72,000 प्रॉफिट मतलब कैपिटल होना चाहिए। उसके बजाय हो कितना रहा है? ए का 20,000, बी का 15,000, सी का 18,000। तो ये सिर्फ 53,000 होना चाहिए। 72 होना चाहिए, 53,000 है, तो क्यों है? Total capital of ABC becomes only 53,000, so the hidden value of the goodwill should be taken as 9,000। यहाँ पर वैल्यू हिडन गुडविल की कितनी है? 72 minus 53, that is 19,000। तो ये फिगर्स आपको इन्फर करने होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और कंसेप्ट को समझते हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। When there is any change in the existing relationship with the partner in touch, some partner have to sacrifice their future profit and some other would gain। मतलब कि कुछ पार्टनर्स के जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मान लो कि दो पार्टनर है, 50-50% कर रहे हैं, या तो तीसरा कोई पार्टनर आता है, और मान लो अगर 3 पार्टनर है, सबको इक्वल प्रॉफिट है, लेकिन वो तय करते हैं कि चलिए एक पार्टनर को 50 मिलेंगे, बाकी दो को 25-25। तो इस तरह से कुछ चेंजेस होते हैं। तो दोज हु आर सैक्रिफाइसिंग फ्यूचर प्रॉफिट शुड बी कंपनसेटेड बाय अदर्स हु आर गेनिंग। मतलब जिससे ज्यादा प्रॉफिट मिलना होगा फ्यूचर में, वो कुछ ना कुछ अमाउंट उन लोगों को पास करेगा जिसने सैक्रिफाइस किया है। तो उस तरह से जो सेक्रीफाइस करने वाले को पैसा मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? दैट विल बी फ्रॉम द गुडविल। When a new partner is admitted into partnership, certain adjustment in accounts become necessary। This is because the new partner will acquire share in the profit of the firm, and because of this, the old partner will stand to lose। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ए और बी का। तो सिंपल तरीके से अगर बात करें, भाई जो पार्टनर के शेयर में कटौती हुई है, उसको फ्यूचर में प्रॉफिट कम मिलेगा, तो उसको कंपनसेट किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ गुडविल शेयर। तो गुडविल जो है वो कैलकुलेट तो होगा, लेकिन वो बैलेंस शीट में रख नहीं सकते, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सो goodwill is a compensation to the old partner for the sacrifice in connection with admission of a new partner। It is credited to the partners according to the profit sharing ratio। Whatever share the new partner is getting, it may be sacrificed by the old partner in proportion to their old profit sharing ratio or in different proportion। तो किस तरह से उनको दिया जाएगा? जितना उसका सेक्रीफाइस होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं। निगम एंड धमेजा आर इन पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मतलब ये दो पार्टनर्स थे, नंबर निगम एंड धमेजा, दोनों का ओल्ड शेयर कितना था? 1/2।
they agreed to take घोष as 1/3 partner. तो घोष को कितना मिल रहा है नया 1/3. Now 1/3 share of the Ghosh may come out of the sacrifice made by the Nigam. तो न्यू शेयर कितना है दोनों का जो न्यू शेयर होगा वो कितना है 1/3 है. धमेजा का भी 1/3 है और घोष का भी 1/3 है. तो पुराना 1/2 था, उनमें से 1/3 माइनस किया तो कितना सेक्रीफाइस हुआ 1/6. दोनों ने 1/6 सेक्रीफाइस किया है. परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 1/6 माने 0.16%. तो ये 0.16.5 समथिंग जितने भी इन्होंने लॉस किया है और घोष ने इसको गेन किया है. In other words, 1/3 share of the cost was borne by Nigam and Dhameja at their old profit sharing ratio. By this process, Nigam sacrificed 1/6 in share and Dhameja also sacrificed 1/6 in the share. अभी but if the new profit sharing ratio of the Nigam, Dhameja and Ghosh becomes 4:3, नया रेशियो क्या बन रहा है 4:3, then profit sacrificed by Nigam and Dhameja and Ghosh donation not at the old profit sharing ratio. अब वो किस हिसाब से वो डिवाइड करेंगे जो भी गुडविल में राशि मिलने वाली है उसकी जो भी सेक्रीफाइस किया है उस हिसाब से. इन दिस केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट सेक्रीफाइंग रेशियो इज एज फॉलोज. निगम ने कितना लॉस किया है 1/2 था पहले, अब 4/9 है, माइनस करेंगे 1/18. धमेजा ने कितना लॉस किया है 1/2 था, अब 2/9 है तो 5/18. तो 1:5. तो मान लो कि जो भी उसको मिलने वाला है पैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे. If Ghosh pays goodwill of 24,000, then in the first case माने जब इक्वल लॉस हुआ था तब it should share it equally, मतलब 12,000 रुपया. अगर इन सेकंड केस निगम should get 1:5 है तो 4,000 एंड धमेजा should get 20,000. तो इस हिसाब से इसको मिलेगा. एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है. निगम एंड धमेजा आर इक्वल पार्टनर. दे एग्रीड टू टेक घोष एज अ 1/3 पार्टनर. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3. निगम एंड धमेजा एग्रीड 27,000 एज वैल्यू ऑफ द गुडविल. तो घोष की कैपिटल जो है वो कितनी है वो 9,000 डेबिट करेंगे. क्यों 9,000 डेबिट करेंगे इसको समझ लीजिए. देखिए गुडविल कितना है 27,000. नया पार्टनर जो आया घोष उसका हिस्सा इसमें कितना है 9,000, 1/3. तो घोष का 27,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका इतना हिस्सा कितना है 3. 4 + 2 6 + 3 9 यानी कि 1/3. सो इट इज 9,000. ये 9,000 डेबिट होगा. निगम का कैपिटल अकाउंट निगल का रेशियो पहले कितना था 1/2 था, भी कितना है 4/9. तो उसने कितना लॉस किया है ऑफ कोर्स 1/18. धवेजा ने कितना लॉस किया है 1/2 था, अभी इसका हिस्सा कितना है 2/9. तो उसने 5/18 लॉस किया है. सो निगम एंड धमेजा का जो शेयर है इस तरह से कैलकुलेट होके ये 518 और 118 किसका हिस्सा करेंगे 9,000 का, 1,500 और 7,500. As per the accounting standard, it is not recommended to raise goodwill account, but to show the adjustment of the goodwill through partners capital account. उसका मतलब ये है कि ये सिर्फ जनरल एंट्री आएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. कभी कभी क्या होता है द गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट. अदरवाइज उसका एडजस्टमेंट कर
जाएगा, किसके जरिए? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के जरिए। अभी इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। एबीसी क्या है? पार्टनरशिप इन profit and loss in the ratio of 2:2:1. They want to admit D into partnership once 1/5 share. D brings 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. तो पहले हमें यह समझना होगा कि जनरल एंट्री डायरेक्ट डाल दी है 40,000 की, तो इसमें से 30,000 रुपया तो डी के कैपिटल में अकाउंट में जाएगा। ओके, लेकिन इनको किस तरह से पैसा मिला? यहां पर जो पैसा मिला है दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 2:2:1 था, तो 10,000 का ब्रेकअप कर दिया और ये तीनों को कैपिटल मिल गया। तो ये एक मेथड हो सकती है। Amount brought in by D is capital and premium for goodwill, which is credited to the all partners' capital account, and profit sacrificing ratio, which is same as old profit sharing ratio. ये दोनों सेम है sacrificing. अभी इसमें ट्विस्ट आएगा। A and B are equal partners. They want to take C as a third partner, and for this purpose, goodwill was valued at 1,20,000. The journal entry for adjustment of the value of the goodwill through partners accounting will be, देखिए यहां पर A और B एंड C, तो पहले A का कैपिटल कितना, मतलब रेशियो क्या था? 1/2। अभी कितना हो जाएगा? 1/3, तो उसका सेक्रीफाइस कितना है? 6, 3 - 2 = 1/6। लाइक वे बी का सेक्रीफाइस कितना है? 1/6। ये गेन कितना है? 1/3 है। तो 1,20,000 रुपया जो है वैल्यू, उसका 1/3 जो है, इतना रुपया सी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ए और बी को। दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल है, तो दोनों को 20,000 रुपीज इच इक्वली पे की जाएगी। एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। A and B are equal partners. A and B are equal partners. They wanted to admit C as a 1/6 partner who brought 60,000 as goodwill. The new profit sharing ratio is 3:2:1. तो ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू शेयर सेक्रीफाइस्ड। अभी ए का सेक्रीफाइस कितना है? 3/6 माने 1/2, तो ए का नील है। बी का 1/f माइनस 2/6 यानी 1/3, तो ये 1/6 है। तो जितना भी गुडविल आएगा वो सीधा बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो उसी ने अकेले नहीं सेक्रीफाइस किया है। 4 नंबर, ABC are equal partners. They are decided to take, सभी 1/3 वाले हैं। डी को उन्होंने लिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, न्यू वाला कितना है? 3:3:2। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो शेयर सेक्रीफाइस्ड। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/3 माइनस 310, 130। बी ने 130 किया है। सी ने गेन किया है 430। So goodwill should be said in the ratio of 1:1:4। तीनों का सेक्रीफाइस क्या है? 130, 130, 430। तो 1:1:30 को निकाल दिया, तो 1:1:4 ये रेशियो में गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 36,000 अगर गुडविल है तो 1:1:4। चलिए, 2 इलस्ट्रेशन पूरे हुए।
अभी हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की ओर। Illustration number 3. The following is the balance sheet of yellow and green as at 31st December 2022. ये दो भाई साहब है, एक येलो वाले और एक ग्रीन वाले। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। ट्रेड पेएबल्स है 20,000 रुपीज, कैपिटल है 2520, कैश एट द बैंक एंड सो द पार्टनर शेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। क्या है रेशियो? 3:2। Black was admitted. Black नहीं आया है as a partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average of 4 years profit which were. तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट पहले गुडविल को कैलकुलेशन करना है। The new profit sharing ratio is 6:5. Give journal entries and balance sheet if goodwill is adjusted through partners capital account. चलिए बढ़िया। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर से जो इलस्ट्रेशन चालू हो रहा है, 3 या 4 इलस्ट्रेशन में यही अमाउंट दी। तो एक बढ़िया तरीका है ये लर्निंग का, आपको सब बाकी पहचाना पहचाना लगेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा किस चीज का, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स है उसने कितना सेक्रीफाइस किया है। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसकी फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू शेयर सेक्रीफाइस। पहले दो लोग थे, येलो और ग्रीन, इस तरह से शेयर कर रहे थे 3:2। सो इनका रेशियो क्या था? 3/5, इनका 2/5। नई जो पद्धति है उसमें रेशियो क्या है? 6:5। 6:5 माने 6, 5 एंड 5। 5 + 5 10 + 16, तो ये 6 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। सो दिस वाज वर्ल्ड, ये न्यू है। तो ये कितना, ये दोनों का बेस हमें 80 बनाना पड़ेगा। सो 80, 16 3 जा 48 माइनस 30, दैट इज 18/80। यहाँ पर भी 18 बेस बनेगा। सो 32 माइनस 25 इज इक्वल टू 7/80। तो ये दोनों का सेक्रीफाइस कितना है? 1880 एंड 780। रेशियो क्या बनेगा? 18:7। चलिए अभी एक और कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में क्या बोला है? 4 साल का जो प्रॉफिट है, 3 years परचेज ऑफ द एवरेज। तो पहले प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट 9,000 प्लस 14 12 13 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा 14 प्लस 9 23 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12,000। अब गुडविल कितना रहेगा? 3 years परचेज।
36,000 rupees. This is 12,000 multiply 3. चलिए अभी ब्लैक का हिस्सा कितना रहेगा? ब्लैक का शेयर इसमें से रहेगा 36,000 मल्टीप्लाई 5/60. इसको 11,250. इसका ब्रेकअप किस तरह से करना है? 18/70 से. तो येलो और ग्रीन को कितना मिलेगा? येलो को और ग्रीन को, इसको 18/25, इसको 7/25. 11,250 मल्टीप्लाई 18/25, 11,250 मल्टीप्लाई 7/25. तो ये फिगर कितना आएगा? 3150. ये आएगा 8100. तो हमारा कैलकुलेशन का काम पूरा हो चुका है. अब हमें देनी है जर्नल एंट्रीज. तो चलिए जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं. कितना रुपया ब्लैक है? ब्लैक was admitted as a partner on the condition that he would pay ₹20,000. जर्नल एंट्री पहली एंट्री डालते हैं. इसकी बुक्स में होगी नेचुरली एबीसी, जो भी नाम होगा वो आपको लिख देना है. बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 rupees to Black's capital account 20,000. बैंक एडमिशन एज ए पार्टनर. चलिए अब इनमें से 11,250 रुपया ट्रांसफर करना है. तो ये ट्रांसफर कर देते हैं ब्लैक के कैपिटल अकाउंट में से. अभी हमने वर्किंग ऑलरेडी कर लिया है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है. ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट. नरेशन आपको खुद लिखना है. मैं टाइम बचाने के लिए ये छोड़ता हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती मत करना. So profit sacrificing ratio 18:70. इस हिसाब से हमने ये दिया है. ओके. और क्या करने के लिए बोला था? बैलेंस शीट बनाने के. तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं. और ये बैलेंस शीट हमारा बनेगा ट्रेड पेएबल 20,000 as it is. अभी कैपिटल 3 लोगों की होगी, येलो, ग्रीन, ब्लैक. ब्लैक का 20,000 आया था, लेकिन इसमें से 11,250 चले गए. तो कितना बचा? 8750. येलो के अकाउंट में 25,000 थे, 8,100 और ऐड हुए, ये बन गए 33,100. ग्रीन के अकाउंट में 20,000 थे, 3,150 ऐड हुए, 23,150. ये 45 में कुल मिलाकर 20,000 ऐड हुआ है. ये 65,000, ये 85,000. देयर इज नो चेंज इन द एसेट. लेकिन कैश एट बैंक जो है वो 10,000 प्लस 20,000 30,000 बन जाएगा. साथ में शनरी एसेट्स पहले भी वही थी, अब भी वही है, 55,000. टोटल 85. So how this will impact on the balance sheet? ICA का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं. जनरल एंट्रीज, बैलेंस शीट, कैलकुलेशन जो अभी हमने किया. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4.
अभी let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash. चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक अकाउंट में 20,000 तो कैपिटल आई, लेकिन जो गुडविल था ना वो बैंक अकाउंट में से अलग से लाएंगे। तो क्या चेंजेस होगा? ज्यादा कुछ तो चेंजेस नहीं हो सकता। ये बैंक अकाउंट में कितना होगा? 20,000 प्लस 11,250, 31,250। यहाँ पर आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो टू येलोज कैपिटल 81,000 and to greens capital account 310। बाकी कुछ कर ये एंट्रियाज नहीं आएगी क्योंकि हमने ये साथ में कर दिया। लेकिन बैलेंस शीट में क्या अंतर आएगा? बैलेंस शीट में फर्क ये आएगा कि ये सारी चीजें तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पर 20,000। तो ये जो हमारा कैपिटल है वो 736,250 और यहाँ पर चेंज होगा 96,250। अब देखेंगे कि अगर कैश अलग से लाते हैं तो हमें इस तरह से एंट्री करनी है। ये प्रेजेंटेशन है इसका, वैसे कुछ ज्यादा है नहीं। Fine number. Continuing with the same illustration, let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash but withdrawn. चलिए बढ़िया है। क्या हुआ है? लाए तो थे कैश से लेकिन तुरंत विड्रॉ भी कर लिया। तो जो तीसरे सब में था वो सेम चीजें रहेगी, लेकिन यहाँ पर और एंट्रिया भी आएगी। कौन सी एंट्री आएगी? ये दोनों महाशय ने ये जो पैसे लिए है ना उसको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया है तो क्या होगा? येलो कैपिटल अकाउंट एंड ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। 8100 3150 टू कैश 11,250। तो ये जितनी एंट्रियां की थी वो एज इट इज रहेगी, सिर्फ ये एक एंट्री बढ़ जाएगी। लेकिन बैलेंस शीट जो था ये सारी चीजें दोबारा चेंज हो जाएगी। किस तरह से चेंज होगी? ये दोनों जो है 25,000 ही रहेंगे, ये 20,000 रहेंगे और ये 20,000 रहेगा। तो यहाँ पर 45,000 होगा और ये बन जाएगा 65। यहाँ पर कैश में 30,000 बन जाएगा दोबारा, तो ये 85,000 होगा। सो दैट वाज नॉट ए मच थिंग, ओनली हमें समझना ये है कि अलग अलग चीजों से ये ट्रांजेक्शन होते हैं तो किस तरह से ये व्यवहार होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर पहले सेशन को यूनिट 2 का विराम देते हैं और यूनिट 2 के दूसरे सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए एंड वन मोर अपील, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और लाइक्स भी कीजिए। अगर आपको कुछ ज़रूरत लगती है कि मुझे अपनी स्टाइल में चेंज करना है या कंटेंट में चेंज करना है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।